नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि बिहार में बाढ़ आ चुका है। BSSC ने 11,098 पोस्ट के लिए भर्ती निकाली है। तो दोस्तों, ये आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है, खास करके जो नए छात्र हैं और जो पुराने छात्र ऐसे हैं जिन्होंने BSSC फर्स्ट इंटर स्तरीय में मेरिट से वो रह गए थे, तो वो भी उनके लिए भी ये सुनहरा अवसर है। दोबारा मौका उनको दिया जा रहा है। और साथ साथ जो महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं, उनके लिए भी ये जो अवसर है बहुत ही खास है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों पिछले बार BSSC फर्स्ट इंटर स्तरीय में महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया था, लेकिन इसमें महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। महिलाएं भी पढ़ने में आगे है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है कि महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है। और बात रही कि इस फॉर्म को भरने के लिए आप लोगों को क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पिछले बार BSSC फर्स्ट इंटर स्तरीय में क्या हुआ था कि जानकारी के अभाव में बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो फॉर्म भरने के समय में बहुत सारी गलतियां कर दिए थे, और जब काउंसलिंग का समय आया था तो उस समय में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का उनको सामना करना पड़ा था। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप लोगों को क्या करना है कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करिए कि फॉर्म भरने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है, जो मिनिमम शैक्षणिक योग्यता है, उसके बाद तकनीकी योग्यता है, वांछित योग्यता है, इसका मतलब क्या होता है। तो अगर किस में हिंदी टाइपिंग मांग रहा है, किस में अंग्रेजी टाइपिंग मांग रहा है, किस में शॉर्ट हैंड मांगा जा रहा है, किस में कंप्यूटर का नॉलेज का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, तो ये सब जानकारी आप लोगों को इकट्ठा करना है। कैसा फ़ोटो लिया जा रहा है, किस प्रकार का सिग्नेचर लिया जा रहा है, नाम में गलती नहीं करना है। फॉर्म भरने में बहुत ही सावधानीपूर्वक फॉर्म भरना है, क्योंकि अगर आप फॉर्म गलत भर देते हैं, कैटेगरी अगर आपका BC है और कैटेगरी EBC डाल देते हैं या SC ST डाल देते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ेगा। जॉब अगर आपको हो चुका है तो भी आपके हाथ से जॉब निकल सकता है ऐसी कंडीशन में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जितना हो सके बताने का प्रयास करूंगा। और आप लोगों को अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो दोस्तों आपको करना क्या है आपको पता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा नहीं करना क्या है, आपको पता ही है क्या करना है, बस वही आप लोग कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो कन्फ्यूजन किस में रहता है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता और वांछित योग्यता, इसका क्या मतलब है। तीनों का अलग अलग मतलब होता है दोस्तों। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वैसी योग्यता जिसमें आपको, जैसे किसी भी पोस्ट के लिए, जितना भी पोस्ट है इस वैकेंसी में, सभी पोस्ट के लिए वो समान होगा। ठीक है, जैसे इंटरमीडिएट, अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो आपका इंटरमीडिएट है। ठीक है, यानी कि आपने क्वालिफिकेशन जो आपका है वो इंटरमीडिएट का है, तो ये तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। और जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का जो प्रमाण पत्र होता है, यानी इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, तो वो आपको इसमें काउंसलिंग में उसका जांच किया जाता है, और ज्वाइनिंग के बाद भी इसका दोबारा जांच करवाया जाता है, स्कूल में जाता है जांच होने के लिए। ठीक है, तकनीकी योग्यता की यानी हो गया कि आपका टेक्निकल जो डिग्री है, जैसे DCA किए हुए हैं, ADCA किए हुए हैं, टाइपिंग कोर्स किए हुए हैं और भी कोर्स किए हुए हैं, तो आपका वो तकनीकी योग्यता में आएगा। ठीक है, और तकनीकी योग्यता में भी कंपलसरी ही आपको सर्टिफिकेट दिखाना ही दिखाना होगा। अगर टंकन है यानी टाइपिंग है और कंप्यूटर संचालन है, तो दोनों का सर्टिफिकेट आपको काउंसलिंग के समय दिखाना होगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और तकनीकी योग्यता दोनों का सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा, और फॉर्म भरते समय भी आप लोगों को ये सर्टिफिकेट डालना होगा। ठीक है, और वांछनीय योग्यता का मतलब होता है दोस्तों कि इसमें आपको सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। दिखा देते हैं तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है सर्टिफिकेट। वांछनीय योग्यता का मतलब होता है कि आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो ज्वाइनिंग के 2 साल तक आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, परिवीक्षा अवधि होती है। तो उस 2 साल की अवधि में आपका कंप्यूटर संचालन का एग्ज़ाम लिया जाता है सरकार के द्वारा, तो उसी एग्ज़ाम में आपको पास होना है, तो आप वांछनीय योग्यता के लिए आप जो है सो पास हो जाएंगे। ठीक है, 2 साल की अवधि में पास होना है। अगर 2 साल में पास नहीं हो पाते हैं
तो भी आपको 1 साल का एक्सटेंशन मिलता है, उसमें भी आपको पढ़ करके पास होना है, बहुत ही आसान होता है। ठीक है, अब आते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए। मैं आपको सारे पोस्ट का नहीं बताऊंगा, जो जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है उसका मैं आप लोगों को शैक्षणिक योग्यता, वांछनीय योग्यता और तकनीकी योग्यता के बारे में बता देता हूँ। देखिए, जो पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी, ये दोनों पोस्ट का सबसे ज़्यादा सीट है। उसके बाद LDC है, नगर विकास और आवास विभाग में, उसका भी पोस्ट तीसरे नंबर पे आता है। देखिए, सबसे ज़्यादा पोस्ट है राजस्व कर्मचारी का, और इसमें आपको केवल और केवल इंटरमीडिएट चाहिए, ना इसमें टाइपिंग चाहिए, ना ही कंप्यूटर चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए इसमें। सिर्फ आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों, एक वाजिब सी बात है, इंटर पास के लिए एलिजिबल है, यानी कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपका इसी पोस्ट में देखने को मिलेगा। कोई भी इंटर पास है, कोई भी तकनीकी या वांछनीय योग्यता नहीं है, तो भी ये फॉर्म फिलअप कर सकता है। ठीक है, और पंचायत सचिव में देखिए 3532 पोस्ट है, दूसरे नंबर पर पोस्ट की संख्या के मामले में है। इसमें आपको इंटरमीडिएट चाहिए और MS ऑफिस का ज्ञान भी चाहिए। इसमें टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं लगता है दोस्तों, ये आप लोग बहुत डाउट में थे कि टाइपिंग सर्टिफिकेट या टाइपिंग का एग्ज़ाम जो है क्या पंचायत सचिव में भी लगता है, तो बिल्कुल नहीं लगता है। इसमें मैं भी फर्स्ट इंटरेस्ट टाइपिंग का टेस्ट दिया था, मैं पास भी नहीं हुआ था, तो भी मुझे ये पोस्ट मिल चुका था। तो इसमें आपका टाइपिंग का एग्ज़ाम नहीं होता है, टाइपिंग का सर्टिफिकेट भी इसमें नहीं लगता है। और अगर आप लगा देंगे सर्टिफिकेट तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। MS ऑफिस का ज्ञान, यानी कि कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, CCA सर्टिफिकेट, DCA सर्टिफिकेट, ADCA सर्टिफिकेट, BCA, MCA, कंप्यूटर में आप कोई डिप्लोमा किए हुए हैं तो कोई भी आप जो है सो इसमें लगा सकते। कंप्यूटर साइंस से अगर इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो भी लगा सकते हैं सर्टिफिकेट। ठीक है, तो कोई इसमें वो इशू नहीं है। ठीक है, अब आते हैं LDC नगर विकास एवं आवास विभाग, ये तीसरे पोस्ट की संख्या के मामले में तीसरा नंबर पे आता है, 2039 पोस्ट है। ठीक है, और इसका जो है इंटर है, इंटरमीडिएट पास का सर्टिफिकेट चाहिए, कंप्यूटर का भी सर्टिफिकेट चाहिए इसमें, और टाइपिंग का भी सर्टिफिकेट इसमें चाहिए ही चाहिए। और टाइपिंग का जो दोस्तों इसमें एग्ज़ाम भी होगा जिसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। एक चीज़ और मैं बता दूं टाइपिंग के बारे में, जो कि कन्फ्यूजन में रहते हैं आप लोग कि टाइपिंग हिंदी में होगा कि अंग्रेजी में होगा या दोनों में। तो दोस्तों देखिए, जिस पोस्ट में, आप ध्यान से देखिएगा पोस्ट के आगे में, जिस पोस्ट में कंप्यूटर टंकन लिखा हुआ हो, यानी कि कंप्यूटर टाइपिंग लिखा हुआ हो, तो उसमें आप हिंदी में भी दे सकते हैं, अंग्रेजी में भी दे सकते हैं और दोनों में भी दे सकते हैं। कोई भी अगर आप एक पास हो जाते हैं तो आपका उसमें उस पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन कहीं पर आपका लिखा हुआ हो कि आपको टाइपिंग हिंदी में ही देना है, तो आप वहाँ पर टाइपिंग हिंदी में आपको पास करना होगा, तभी उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे आप। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन मुझे उम्मीद है कि दूर हो गया होगा कि अगर आपको कहीं पर कंप्यूटर टाइपिंग दिख रहा है तो आप हिंदी या अंग्रेजी या दोनों भी दे सकते हैं। अगर आप कहीं पर आपको अगर मेंशन किया हुआ हो कि आप हिंदी में ही टाइपिंग देना है, तो वहाँ पर आप हिंदी में टाइपिंग दीजिएगा। ठीक है, तो आपको उसमें हिंदी टाइपिंग देना होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। LDC मद्य निषेध विभाग में 340 पोस्ट है, इसमें भी इंटरमीडिएट कंप्यूटर टाइपिंग सब चाहिए। और LDC पंचायती राज डिपार्टमेंट में ये नया पोस्ट क्रिएट किया गया है, 504 पोस्ट है। हर एक ब्लॉक में एक पोस्ट रहेगा निम्नवर्गीय लिपिक पंचायती राज डिपार्टमेंट का। जो पंचायती राज डिपार्टमेंट ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनका पोस्ट जो होता है BPRO, यानी कि ब्लॉक पंचायत राज पदाधिकारी, तो उनका ये क्लर्क होंगे। तो 504 पोस्ट है, इसमें भी आपका इंटर भी पास चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए और टाइपिंग का भी सर्टिफिकेट, तीनों का चाहिए। अब बहुत लोग डाउट में है कि हमने ग्रेजुएशन के साथ कंप्यूटर का कोर्स कर लिया है, इंटर के साथ कंप्यूटर का कोर्स कर लिया है, मैट्रिक के साथ कंप्यूटर का कोर्स कर लिया है, तो क्या हम कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगा सकते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल लगा सकते हैं। जो वोकेशनल कोर्स होता है, व्यावसायिक कोर्स होता है, कंप्यूटर कोर्स होता है। ठीक है, तो व्यावसायिक कोर्स यानी वोकेशनल कोर्स आप रेगुलर कोर्स के साथ कर सकते हैं, ये इसमें आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप इंटर के साथ भी कंप्यूटर कर सकते हैं, मैट्रिक के साथ भी कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन किए हैं तो उसके साथ भी आप कंप्यूटर का कोर्स किए हुए हैं, तो आप आसानी से, आराम से, बिना कोई झिझक के आप कंप्यूटर में यस करिए और कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है दोस्तों, ये कब तक आपका होना चाहिए। तो देखिए, जो फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है यानी कि 11/11/2023,
तो उस तिथि तक आप इंटर पास होने चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। अब एक और डाउट आता है इसमें कि जो SC/ST हैं उनका जो जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बनेगा तो वो किस लेवल का बनेगा, ब्लॉक लेवल का या अनुमंडल लेवल का या जिला लेवल का। तो दोस्तों ये जो है दोस्तों ब्लॉक लेवल का अगर RO या CO से निर्गत आप करवा लेते हैं तो आपका ये जो है सो काम हो जाएगा। ठीक है। और BC EBC का जो NCL प्रमाण पत्र बनता है तो वो दोस्तों वो भी आप लोग अगर ब्लॉक लेवल का बनवा लेते हैं, ब्लॉक लेवल यानी कि RO जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है, राजस्व पदाधिकारी होता है उनका, या जो सर्कल ऑफिसर होता है उनका, दोनों में से किसी एक का भी बनवा लीजिएगा तो काम हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पर डाउट रहता है दोस्तों कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो भारत सरकार का NCL बनवाए हुए हैं, तो वो पूछ रहे थे कि क्या भारत सरकार का जो NCL है वो यूज हो पाएगा इसमें। तो दोस्तों भारत सरकार का NCL यूज नहीं हो पाएगा, आप लोग बिहार सरकार का NCL बनवा लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप इमरजेंसी जो होता है 3 दिन में बन जाता है, जाकर के ब्लॉक में संपर्क कीजिएगा, RTPS काउंटर पे आराम से बन जाएगा। ठीक है। पहले जाति बनवाइएगा, आवास और आय तीनों बनवाइएगा, फिर NCL अप्लाई कीजिएगा। ठीक है। तो मुश्किल से 10 दिन लगेगा, आपका बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए जो दोनों प्रमाण पत्र मिलेगा, जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र या NCL प्रमाण पत्र और आवास प्रमाण पत्र, दोनों का प्रमाण पत्र संख्या, कब निर्गत हुआ है और साथ ही साथ कौन से ऑफिसर निर्गत किए हैं उनका नाम और उनकी जो डेजिग्नेशन है, पद है, वो आपको फॉर्म भरते समय आपको फिल करना होगा और यही प्रमाण पत्र आप काउंसलिंग के समय में उपस्थित करेंगे। ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया आपको। और कुछ छात्र हमारे दोस्त पूछ रहे थे कि क्या सर 2022 का मेरा NCL है यूज हो जाएगा, 21 का है यूज हो जाएगा। तो दोस्तों अगर 22 का है तो आप यूज कर लीजिए, लेकिन अगर आपका 21 का है तो क्या दिक्कत है, आप बनवा लीजिए जा करके। अभी 1.5 महीना से ऊपर समय बचा हुआ है फॉर्म भरने का, आप 1 सप्ताह में बनवा सकते हैं, तो बनवाने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे यूज़ कर सकते हैं, 20, 21, 22 सबका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब से ऑनलाइन हुआ है तब से अगर आप ऑनलाइन के बाद का बनवाए हुए हैं तो आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि महिलाओं का जो NCL बनेगा तो उनके पिता के नाम और पता पे बनेगा। अगर विवाहित हैं तो उनके पिता के नाम और पता पर बनेगा, उनके पति के नाम और पता पर नहीं बनेगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगर आप विवाहित महिला हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है। EWS सर्टिफिकेट जो है वो भी 20, 21, 22 सबका चलेगा। ठीक है। और RO या CO लेवल का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सभी प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र संख्या और दिनांक फॉर्म में अंकित करना पड़ेगा। ठीक है। और आपके पास एक वैलिड ईमेल ID होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक आधार कार्ड वैलिड होना चाहिए। ठीक है। ये सब आप सब कुछ जुगाड़ कर लीजिएगा। ठीक है। एज लिमिट, देखिए एज लिमिट क्या होना चाहिए। एज लिमिट जो है दोस्तों वो 1/8/2023 यानी कि 1 अगस्त 2023 को न्यूनतम 18 साल हो जाना चाहिए। 1 अगस्त 2023 को न्यूनतम 18 साल हो जाना चाहिए। और अधिकतम जो है दोस्तों, अधिकतम जो है वो 37 साल है। UR में है, अगर आप पुरुष हैं तो 1/8/2023 को अधिकतम 37 साल होना चाहिए। 37 साल से ज़्यादा हो गया है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप UR में फीमेल हैं तो 40 साल, 3 साल का छूट मिलता है। BC EBC है तो भी आपका 3 साल का छूट मिलता है, और मेल फीमेल चाहे कुछ भी हो 3 साल का छूट मिलता है। SC/ST में मेल हो या फीमेल हो 5 साल का छूट मिलता है, यानी कि 42 साल तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और अगर आप इस सब कैटेगरी में अगर आप दिव्यांग हैं तो उसमें 10 साल और जोड़ लीजिए। ठीक है। 10 साल और जोड़ लीजिए, आपका 10 साल, यानी कि अगर आप UR में मेल हैं और दिव्यांग हैं तो आपका 47 साल तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप बिहार सरकार में 3 साल सर्विस दे चुके हैं तो आपको 3 साल का छूट भी दिया जाता है। परीक्षा शुल्क में आपको पता है UR BC EBC मेल है तो 540 रुपये। ठीक है। अदर स्टेट के कोई भी कैटेगरी के हैं, मेल हो फीमेल हो, 540 रुपये। ठीक है। SC/ST हो, दिव्यांग हो, महिला हो, सभी को 135 रुपये का यहाँ पर फी लगता है। अब आ जाता है कुछ एग्ज़ाम का पैटर्न के बारे में देख लेते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा। तो देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न दोस्तों इसमें क्या होता है कि PT, मेंस और टाइपिंग 3 चरणों में परीक्षा होगी दोस्तों। तो PT में
आपका 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 600 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका 150 क्वेश्चन है उसमें से नेगेटिव 1/4 लिया जाएगा, ये तो पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद जो 50 क्वेश्चन रीजनिंग से रहेगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन जीके से। ठीक है, 25 साइंस और 25 मैथ, 150 क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं मेंस पर। मेंस में 2 पेपर होगा, एक हिंदी का, एक जीएस का। तो जीएस का मेंस का पेपर होगा वो पीटी के पेपर के बिल्कुल ही समान होगा, कोई भी अंतर उसमें नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन हिंदी के पेपर में 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन का होगा, 400 नंबर का होगा, और 1/4 इसमें भी नेगेटिव होगा। क्वालिफाइंग नेचर का है, 30% नंबर लाना है, पास करना है। ठीक है, उसके बाद दोनों पास करते हैं पीटी मेंस। आप टाइपिंग में जाइएगा, टाइपिंग में या तो हिंदी में होगा या अंग्रेजी में होगा, दोनों दे सकते हैं, कोई भी एक आपको पास करना होगा। अंग्रेजी में 35 WPM, हिंदी में 30 WPM, बिल्कुल ही आसान होता है, आराम से पास कर जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है इसमें। बस अगर आप टाइपिंग अभी तक नहीं सीखे हैं तो चालू कर दीजिए। ठीक है, आराम से आप 6-7 महीना में टाइपिंग ऐसा कर लीजिएगा कि आराम से पास हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो आज का वीडियो था आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, और जो भी डाउट है वो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और कुछ भी डाउट होगा तो, और जितना हो सके मैं आप लोगों को डाउट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। एक और वीडियो लाऊंगा केवल और केवल आपके डाउट पर, क्योंकि मैंने एक कम्युनिटी में भी पोस्ट डाला है, उसमें मैंने आप लोगों का डाउट कलेक्ट कर रहा हूं। जो भी आपका कन्फ्यूज़न है, डाउट है, क्वेश्चंस है, तो उसको मैं कलेक्ट करके और एक वीडियो मैं आप लोगों के डाउट क्लियरेंस पर ही लाने वाला हूँ, जो कि कल आपको वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, और जितना हो सके जल्दी आप लोग सर्टिफिकेट सब जाति, NCL, EWS अगर आपके पास नहीं है तो अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और जल्दी जल्दी ये सब बनवा करके आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से सावधानीपूर्वक बनाइए सब कुछ, और फॉर्म फिलअप करिए खुशी खुशी, टेंशन नहीं लेना है। जो होगा देखा जाएगा, अच्छा एग्ज़ाम जाएगा, बिल्कुल अच्छा होगा, इस बार फाइनल सिलेक्शन लेना है। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।